चलिए, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कर रहे हैं और हमारे पिछले लेक्चर में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के सभी कॉजेज़ अच्छे से डिटेल में कवर किए। उसके जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे हमने वो भी समझे। अब हम आज आगे बढ़ेंगे और हमारे इस लेक्चर का हिस्सा होंगे पहला कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। तो उसको हम मोटा मोटा 3 हिसाब से देखेंगे। एक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके बाद हम पहुंच जाएंगे मेजर्स टेकन कि कौन कौन से मेजर्स लिए गए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, उन्होंने कितना नतीजा दिया और उनको भी सुधारने के लिए और क्या होना चाहिए। इसमें हम पीछे से अब तक पॉवर्टी के तहत हमने जो जो योजनाएं कवर की हैं वो सारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी थी, उन्हें दोबारा नहीं करेंगे। और मौजूदा समय में सरकार ने जो नई योजनाएं चलाई हैं वो हम यूज़ कर देंगे। इससे होगा क्या, एक जादू। आप पीछे से चले आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के और आप आज मौजूदा समय में चल रही योजनाओं को पढ़ के समझ जाएंगे भारत को तब भी वो ज़रूरत थी, आज भी है और आगे भी वही रहने वाली। टॉपिक्स इस तरह से चेंज नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। सरकारें तब भी उसी कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसीज़ ला रही थी, प्रोग्राम ला रही थी, आज भी वही पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इस मैनर में टॉपिक कंप्लीट करने से आप एक टॉपिक को जड़ों से समझते हैं, उसके साथ पूरी तरह कनेक्ट होते हैं और फिर जो भी कोई पॉलिसीज़ आ रही होती हैं वो 2 मिनट में समझ आ जाती हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होता है तो उसकी उस सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का एक असर उस पर, फिर उसके परिवार पे, और नेचुरली परिवार पर असर है तो समाज पे भी होगा और क्रिएट होती है एक डिसऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो डिसऑर्गेनाइजेशन समझ में आएगी। इसे हम पर्सनल लेवल से समझना शुरू करते हैं और मैंने यहाँ पर लिखा है एंटी सोशल एक्टिविटीज़। हम पहुँचेंगे वहाँ तक कैसे। देखिए, किसी भी व्यक्ति की एक होप होती है अपने मुल्क, अपने समाज से। इसी वजह से एक बेसिक चीज़ वो करता है, दैट इज़ एजुकेशन। आप अलग अलग डिग्रियां अचीव करते हैं एक होप में कि आप कल को अच्छा रोज़गार पालेंगे, यही होता है ना। अब बीट एनी रीज़न, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, या हो सकता है जो एजुकेशन आपने ली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब मार्केट में, या हो सकता है फ़िलहाल स्लम्प आया हुआ है उस फील्ड में, कोई भी कारण हो सकते हैं, बट आप जॉबलेस हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये आता है कि आप डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसइल्यूजन। तो एक डिसइल्यूजनमेंट क्रिएट होती है। ओके, एक सिनिसिज्म क्रिएट होता है। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सोसाइटी से कि सोसाइटी ये देगी आपको, या ये जॉब्स क्रिएट होंगी, या आपकी डिग्री आपको ये रिज़ल्ट देगी, अल्टीमेटली वो दिया नहीं। अब आप डिसइल्यूजन्ड हैं बुरी तरह से। और अब आपसे यदि कोई प्रॉमिस भी करता है, किसी तरह के वायदे करते हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग या पॉलिटिशियंस, आप में एक एटीट्यूड ऑफ साइनिसिज्म क्रिएट हो चुका है। ये 2 वर्ड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। आप में एक सनक आ चुकी है। अब आप बिलीव नहीं कर रहे हैं किसी का भी, विश्वास नहीं कर रहे हैं किसी की बातों का भी, चाहकर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो एक अनट्रस्ट वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि अब आपको आस्था नहीं, विश्वास नहीं किसी पर। ये दोनों ही चीज़ें आपको किस ओर ले जाती हैं? ये दोनों ही चीज़ें आप में फेथ को रिड्यूस करती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर करती हैं ज़बरदस्त मैनर में, और ये दोनों ही चीज़ें आपको एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं। कहने का मतलब, हम इसे यहाँ पर वर्ड डिप्रेशन किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं कि आप ऑलवेज़ हाई रहते हैं कॉन्फिडेंस में, फेथ में, रिलेशन बिल्डिंग में और सोशलाइज होने में, ऑर्गेनाइज होने में, लेकिन अब आप उन सब पे लो हो गए हैं। ओके, तो आप डिप्रेस हो गए हैं, दैट्स ऑल। और यही डिप्रेशन है जो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट डिप्रेशन, क्योंकि सोसाइटी उस बात को समझ नहीं रही, फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर रही, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फैशन पे सोच रहे हैं। और वो फैशन ये है कि जैसे स्कूल आपने कहा हमने वैसे स्कूलों में पढ़ा दिया।
आपको अंग्रेजी मीडियम अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, बेस्ट इन क्लास, आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिया, आपको अच्छी डिग्री भी करा दी, अब आप जॉब नहीं ले पा रहे, क्योंकि हर फैमिली को ये समझा पाना मुमकिन नहीं कि ग्लोबल लार्जर इकोनॉमिक सोशल डायनेमिक्स कैसे बदल रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट ईजी। यहीं से तो एक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, द काउंसलर्स, द लाइफ कोच। फैमिली जब आपको उनके पास लेके जाती है, फिर वो आपको कई बातें समझाते हैं, अरे अर्थव्यवस्था में ये हो रहा है, दुनिया में ये बदलाव आ रहा है, सैकड़ों बच्चे आजकल हमारे पास आ रहे हैं इसी इशू, या आपके अकेले घर का इशू नहीं है, फिर हम थोड़ा समझने लग जाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमारे इस बच्चे का, फैमिली मेम्बर का ऐसा बिहेवियर है तो किस वजह से है। लेकिन वो इस तरह की डिसइल्यूजनमेंट, इस तरह के सेनिसिस्ट एटीट्यूड से भर चुका है जिसको कोई आउटलेट नहीं मिल पा रहा, किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, वो अपनी व्यथा किसी को सुना नहीं पा रहा। अब उसमें जो वो सारी एनर्जी थी जो अब डिसइल्यूजनमेंट में बदल चुकी है, अगर उसे कोई किसी मैनर में भी चैनलाइज करे तो कर सकता है। तो उसे फिर चैनल मिलता है कहाँ पर? जो भी लोग किसी भी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो एनर्जी उस तरफ चैनलाइज हो जाती है। यानी कि फिर आप ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जिन चीज़ों में आप अपने थॉट्स से थोड़ी देर के लिए फ्री रह लेते हैं। आप उस डिप्रेशन के थॉट से थोड़े समय के लिए बाहर आते हैं, आप कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस के स्टेटस से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ से अब्यूज़ शुरू होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस लेना, ड्रग्स, अल्कोहल, पहली ऐसी चीज़ें। फिर धीरे धीरे आपको इन चीज़ों के लिए भी तो पैसा चाहिए, चलो उसको छोड़ भी दें। दूसरी चीज़, अगर आपको पैसे के कई और रास्ते नज़र आते हैं, तो एक समय में देश के अंदर ये चीज़ें बड़ी फेमस थी, जैसे कि बैंडिट्री एक्टिविटीज़ करना, बैंडिट्स बन जाना, जैसे कि हाईवे रॉबरीज़ करना, कई तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को जन्म देना, वेपन्स की डील करना, उनकी स्मगलिंग करना, सब्सटेंसेस स्मगल करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये सारी चीज़ें। तो कई बारी समाज में ये विचार आता है, जैसे पंजाब की बात करें, पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके बाद बहुत हैवीली पंजाब के खेतों में मैकेनाइजेशन हुआ। अब इससे दो चीज़ें हुई। पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन विद मैकेनाइजेशन, मशीन आ जाने से खेतों में अच्छी क्रॉप से पैसा आया। तो पहले तो परिवार थोड़े समृद्ध हुए, उनके पास पैसा आया, यानी कि जो आगे बच्चे हैं उनको पैसा दिख रहा है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, खेतों में वर्कर की ज़रूरत कम हो रही है, मतलब उन्हीं लोगों की जो नीड है वो फार्म्स में रिड्यूस हो रही है, तो उनकी एंगेजमेंट विद द फार्मिंग वो रिड्यूस हो रही है। सेकंड, उनकी जो लग्जरी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट फार्म वो इंक्रीज़ हो रहा है। शुरुआती तौर पे इसने कई तरह की शौकिया हैबिट्स पैदा करी, पहला ये एलिमेंट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी ग्रीन रेवोल्यूशन और मैकेनाइजेशन के कारण तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट घटने लगा, नीड ऑफ वर्कर रिड्यूस होने लगी, और दैट लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ समवेयर रिस्पॉन्सिबल कि बड़ी तेज़ी से अच्छा स्टेटस जीने की लालसा में लोगों ने उन ट्रेड्स को अपनाया जो कि इलिसिट थे, इलीगल थे। तो इसलिए लंबे समय से पहले दूसरे राज्यों से शराब लेकर के आना खुली, साउथ इंडिया से उसे यहाँ बेचना, जिसे नकली शराब का मुद्दा कहा जाता है, या घर घर में शराब का मसला पंजाब में, इट इज़ वेरी फेमस इन द गुरदासपुर बेल्ट। अक्सर ही औरतें, मर्द घरों में शराब बेचा करते हैं, और थाने सेट हुआ करते थे, पुलिस के साथ सेटिंग होती थी और बेअंत पैसा कमाया जाता था, बच्चे भी आगे इसी काम में लग जाते थे। फिर वो समय बदला और वो पुक्की, गांजा, इन चीज़ों में बदला, डोडे, फिर समय बदला और चिट्टा आया। मतलब सेम एलिमेंट यही है कि प्रोसेस उस तरफ एंगेज हुआ। यूथ एजुकेट हो रहा था, गांव में युवा बढ़ रहे थे, वर्किंग एज पॉपुलेशन में नंबर में लोग बढ़ रहे थे, खेती बाड़ी उतने लोगों को रोज़गार दे नहीं पा रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड खेती बाड़ी मैकेनाइज्ड हो चुकी थी, एम्प्लॉयमेंट हाईली सीजनल थी, जो कि प्रवासी भारतीय आते थे, ठेके पे कुछ दिन खेतों में रुकते थे, चोने का काम करते थे, जैसे कि धान का, गेहूं का काम करते थे, और फिर चले जाते थे वो दूसरे राज्यों में, और अपने राज्य में जाकर के काम करने लग जाते थे। और इनकम बढ़ी हुई थी, इसलिए स्टेटस भी ज़्यादा हाई है, तो अब वो मिनियल लेवल की जॉब्स आप करना भी नहीं चाहते फैक्ट्री में और बाकी जगहों पर, और कम वेजेस पर उन माइग्रेंट्स ने वो मिनियल जॉब्स ले ली फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो एक तो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो एमएसएमई सेक्टर है उसका ग्रोथ हुआ देश के अंदर, पंजाब में ख़ास तौर पर, जिसने बहुत ही कम रेमुनरेशंस पर माइग्रेंट्स को अपॉइंट करना शुरू किया, और वो कम खर्चों पर अपॉइंट हो गए। सोशल स्टेटस की बॉन्डिंग के कारण अपने लोकल पंजाबी लड़के
वहाँ पर काम करते नहीं रहे क्योंकि कम आमदनियाँ थी और सामाजिक रुतबा उनका ऊंचा था, तो उन्हें वो इनडिग्निफाइड जॉब लगी। खेतों में उनके लिए रोज़गार उतना बचा नहीं क्योंकि मैकेनाइजेशन हैवी हो चुका था और एक समय में पैसा अच्छा आ चुका था, जिसके कारण सामाजिक लेवल पर ही सही लेकिन उनके परिवार का रुतबा हो चुका था। तो अब करना है तो करना क्या है? तो ऐसे में जब कोई राइट आउटलेट नहीं मिला तो तब एक मुहिम चली कि आप पैसा इन चीज़ों से बना सकते हैं। इसलिए तस्करियाँ हुई, इसलिए अब्यूज़ भी हुए, क्योंकि तस्करी जब आप कर रहे हैं, शुरुआत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब इस चीज़ में इंक्लूड करता है तो उसकी टेंडेंसी ये रहती है कि इसे खुद कंज्यूमर बनाओ पहले इस चीज़ का, क्योंकि इससे तो पहले वो कॉन्फिडेंशियल मेंबर बन जाता है। वो किसी भी मैनर में अगर पकड़ा जाए या किसी भी सोसाइटी के दूसरे मेंबर को आपका नाम लीक नहीं करेगा कि आप उसके वाया पैडलिंग करा रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस चीज़ का कंज्यूमर है और अगर कभी पकड़ा गया तो वो खुद भी उस लपेटे में आ जाएगा। और दूसरी चीज़, वो अपनी ज़रूरत के लिए अब इस पैडलिंग को करेगा, पैडलर बनेगा अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है उस अब्यूज़ पर, तो उसकी भी खुद की नीड है। और तीसरा, उसे एक्साइट कर रही है ये चीज़ क्योंकि उसे इनकम भी जनरेट हो रही है। तो वो आपका एक कॉन्फिडेंशियल मेंबर बना है आपके ग्रुप का क्योंकि वो हिस्सा है, खुद भी कंज्यूम करता है। दूसरा, वो डिमांड बेस्ड काम करेगा ये वाला, आपको उसे मनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे भी खुद चस्का है, वो संलिप्त है। और तीसरा, आमदनी भी हो रही है, तो समस्या का कारण क्या है? और रुतबा भी बन रहा है क्योंकि पैसा बहुत क्विकली कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हाईली अनस्किल्ड होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इसमें सोशल नेटवर्किंग, क्योंकि लंबे समय से जद्दी पुश्ती परिवारों के तौर पर ये सारे लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए सोशल नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रहती है, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहती है, इसलिए आप तेज़ी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ होता है, लोगों पे लोग आप ही से आके मांगते हैं। तो शहरों में महंगा नशा, गाँव में सस्ता नशा। अक्सर गाँव में एक दुकान होती थी जिसे हट्टी कहा जाता था और वहाँ पर आपको कैप्सूल मिल जाएंगे। ये बड़ी फेमस लाइन थी कि ये आदमी कैप्सूलों पे लग चुका है, और कई लोगों ने अपने बच्चों को गांव से निकाल के शहरों में शिफ्ट किया कि ये वहाँ जाकर के पढ़े लिखे कल को ये भी ना कैप्सूल खाने लगे। तो मैंने वही बताया, पुक्की, डोडे, अफ़ीम, ये चीज़ें आई, फिर कैप्सूल आए, धीरे धीरे गोलियाँ आई और धीरे धीरे कब पैसा आया और चिट्टा भी आने लगा वो किसी को पता ही लगा। तो गाँव के गाँव पहले बर्बाद हुए और फिर शहर। आपको बता दूं कि भारत में मुंबई में जो ड्रग्स का एक ट्रेंड है उससे बहुत अलग रहा पंजाब में। पंजाब के इस ट्रेंड ने गाँव को जकड़ा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में उसने शहरों को जकड़ा था क्योंकि वो एक लेविश लाइफस्टाइल से एंटर हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट मैनर में एंटर हुआ इसलिए उसने गाँव जकड़े हैं। तो आज गाँव के गाँव आप देख सकते हैं बेकार हो चुके हैं, नस्लें ख़राब हो चुकी हैं। तो उसका बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि जब एक सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट आता है, एक सेंस ऑफ सिनिसिस्ट एटीट्यूड डेवलप होता है, तो आप एक ऐसे होपलेसनेस एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं, एक ऐसे थॉट में चले जाते हैं, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपको कोई फ्यूचर होप नज़र नहीं आ रही होती है। तब ऐसे एलिमेंट जो सोसाइटी में होते हैं, जो आपको यूज़ करना चाहते हैं, आप वल्नरेबल हो जाते हैं उनके प्रति और ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ईजिली अपना लेते हैं। आई बात समझ में? तो आप क्रिमिनल ग्रुप्स का हिस्सा बनते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड बैंड का हिस्सा बनते हैं। तो जितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, सारे लड़कों की उम्र बताइए क्या है? स्नैचिंग का मामला करने वाले कौन लोग हैं? बुजुर्ग अंकल तो है नहीं। तो स्नैचर्स कौन है सारे? बंदूक दिखा करके फिरौती करने वाले कौन है? ये जो वर्ड बड़ा फेमस है पंजाब में, ट्रैप लग जाता है हाईवे पे, वो कौन है? तो हाईवे ट्रैप लगाने वाले, हाईवे रॉबर्स, द बैंडिट्स, द स्मगलर्स, द ट्रैफिकर्स, ये कौन है? सारे वर्किंग एज पॉपुलेशन में युवा जिनको अभी काम नहीं मिला और जो अब काम करना भी नहीं चाहते क्योंकि वहाँ से पैसा बहुत बन रहा है। ये गैंग यहाँ पे चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंट्रियों से, जैसे कि कनाडा। वहाँ पर वो चीज़ों के लिए फाइनेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, वो यहाँ पर मोबिलाइज़ किए जा रहे हैं। और इतने बड़े नेक्सेस हैं कि जो बड़ी बड़ी गेम्स हैं, जो बड़े बड़े खेल हैं, जैसे कि कबड्डी, कुश्ती जैसे खेल, उनमें इन चीज़ों को पेनिट्रेट करा दिया गया है और बड़े बड़े खिलाड़ियों तक को उसमें ले लिया गया है। इसलिए आप देख सकते हैं किलिंग्स भी हो रही हैं क्योंकि फिर वो बड़ी राइवलरी का हिस्सा बन जाते हैं एक समय में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से जो वो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है कि वो व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था से, पारिवारिक व्यवस्था से, सामाजिक ताने बयाने से पूरी तरह से खुद को अलग कर चुका है। मतलब उसका अब एक नया वर्ल्ड है, देयर इज़ अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसके जैसे लोगों का, उसको समझने वाले लोगों का। इसीलिए जब भी हमारे परिवार में कोई बेरोज़गार है, बेरोज़गारी बुरी चीज़ है, ये ध्यान रखना। बेरोज़गार को भी हमने काउंसलिंग करते रहना है, लेकिन बेरोज़गार व्यक्ति लताड़ का अधिकारी नहीं है। ये बात हमें समझ के चलना ज़रूरी है।
वरना हम नुकसान करेंगे अपने परिवार का और समाज का। बेरोज़गारी पर बात ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बेरोज़गार को गालियाँ देने की बजाय, और बेरोज़गार व्यक्ति को ज़्यादा लताड़ मत मारिए, कारण पता करिए कि वहाँ वो वीक कहाँ पड़ रहा है और सिचुएशनें कहाँ गलत है। जब आप इस पर चले जाएंगे आप सही समाधान निकाल लेंगे, आप सही सोल्यूशन। तो ये एक बड़ा रीज़न बन रहा है पंजाब में कि आगे जा कर के कोई ऐसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ना क्रिएट हो जाए हमारे घर में, तो पेरेंट्स एडवांस में ही बिना कोई सिचुएशन को परखे जाने या बच्चे को वहाँ पर लाए बिना बच्चों को बाहर भेज रहे हैं छोटी उम्र में ही। तो ये ट्रेंड फिर इसलिए चला भाई 12वीं करके ही निकलो, 10वीं करके ही निकलो बस किसी तरह से, मतलब ग्रेजुएशन तक रुकना ही नहीं, आगे जा कर के वो वेट करना ही नहीं कि तुम थोड़े भी दुखी हो, डिप्रेशन हो, पहले ही निकलो तुम। क्योंकि वहाँ पर जा कर के आप ऑफिशियल जॉब की वेट ही नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ पर तो उतरते सारी एयरपोर्ट पे एज अ क्लीनिंग जॉब मिल गई है, वो कर ली, क्योंकि कंसिडर सिर्फ किया जा रहा है द डिफरेंस ऑफ डॉलर्स, दैट्स ऑल। मिल वहाँ पे भी मीनियल जॉब ही रही है, वो मीनियल जॉब यहाँ भी मिल जाएगी मॉल में, दिल्ली एयरपोर्ट में, जितनी लेनी ले लो, अमृतसर एयरपोर्ट में, बट सैलरी वही है 17 से 18 हज़ार रुपया, फिर खर्चा नहीं निकल पा रहा है। और फिर रिश्तेदारों को क्या बताएं कि बच्चा एयरपोर्ट में सफाई करता है, बट वही सफाई आप सैन फ्रांसिस्को में कर रहे हैं, तो बताने की ज़रूरत है, रिश्तेदारों को क्या बताना है, यूएसए, आगे बता ही नहीं रहे कि कर क्या रहा है, यूएसए, बच्चा कनाडा क्या करता है, वो कनाडा बस करता क्या है, वही जो सारे करते हैं बस वही कर रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, आगे से पूछ लेते हैं, वो आदमी चुप हो जाता है। आई बात समझ में? सो दिस वर्ड इज वेरी मच कंप्लीट। कहाँ है? जर्मन। हमने एयरपोर्ट की बात की, देखिए एयरपोर्ट फ्लाइटें यहीं लैंड होने लगी, पायलट सीधे ही लैंड करके पैराशूट ले करके और फ्लाइट पीछे रह गई, यात्री लटके हुए हैं। ओके, चलें आगे, इतना समझ में आया? तो दैट इज पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके, कि आप इस्टेब्लिश व्यवस्था सामाजिक ताने बाने से खुद को तोड़ चुके, और अब आपकी अपनी एक नई व्यवस्था है, अपना एक नया समय, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, अपनी एक नई व्यवस्था है, अपना एक नया सिस्टम है। वी हैव टू केयर अबाउट दैट, हम उन्हें इस तरह से छोड़ नहीं सकते। इसीलिए भारत में सरकारों ने एक जिम्मेदार समाज के रूप में रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए। वो इसीलिए रिहेबिलिटेशन सेंटर इसीलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि वो अगर इस परिस्थिति में गए हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार राष्ट्र है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार समाज है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार राज्य है, द सोसाइटी, द नेशन, द स्टेट। हमें उन्हें रीइंस्टेट करना है मेन स्ट्रीम में। तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि किसी भी एक समाज में तेज़ी से बदलते अर्थव्यवस्था में तकनीक के अधिक उपयोग के कारण यदि एक बेरोज़गारी पैदा हो रही है और समाज विघटन की ओर चल रहा है, तो इसका दायित्व किस पर है? तो आपको उत्तर देना है, इसका दायित्व दोनों पर है। एक जो डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, और एक जो उस डिसऑर्गेनाइजेशन को रोक सकता था। ये दोनों चीज़ों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कभी मेंस में आता है क्वेश्चन या इंटरव्यू में आता है, आप पंजाब से हैं तो आपसे तो ये पूछा ही जाएगा कि वहाँ के हालात ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, तो सीधे कि वो नशा करते हैं, पैसा बहुत है, आग लगी हुई है सबको जल्दी अमीर बनने की। कोई भी खुद को ऐसे ख़राब करना नहीं चाहता है, इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन which is really going to serve the masses at the grassroots level, then you cannot speak like a person standing on the corner of the street and talking like a nonsense. You need to understand the grassroots issues. तो आपको आंसर उस सेंस में करना है कि सर these are the larger issues, some social, some economic, some global and some individual. We need to rectify everything. उन सभी को सुधारना होगा। ओके, इसलिए सरकार रोज़गार मेले लगा रही है, रोज़गार की और लोगों को लेकर के आ रही है। इसलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां ला करके उन बच्चों को, मुख्यमंत्री खुद आगे आकर के अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, जबकि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर वो रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं IAS आप बन जाएंगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपको अपॉइंटमेंट देने प्राइम मिनिस्टर आएंगे, बिल्कुल नहीं। बट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री खुद कई लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं स्टेज पे बुला के। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इट इज़ अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि आप होपलेस ना हो। ऑप्टिमिज़म है मास सोसाइटी के अंदर, और हम प्रयास कर रहे हैं, नौकरियां आ रही हैं। आप कोशिश करिए, ठीक हो जाइए, सब हो जाएगा। तो सरकार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग भी देती है,
अब वो कितनी क्वालिटी ओरिएंटेड है, कितनी सही है, कितनी नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, पर उसकी भी व्यवस्था रखती है सरकार कि हम आपको योग्य बनाने की भी मेहनत कर रहे हैं। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलना, अब वो कितने जायज़ है, नशा छुड़ाऊ केंद्र कितना अच्छे काम कर रहे हैं, मैं अभी उस पर भी नहीं जा रहा, पर बीइंग अ स्टेट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन रिहेबिलिटेट दोज पीपल। कि वाई देर इज़ अ नीड ऑफ रिहेबिलिटेशन, बिकॉज वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, सोसाइटी से टूट चुके हैं, कट चुके हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाना होगा। तो बेरोज़गारी आपको इस और ले जा सकती है, तो हमें उसे सुधारना होगा। ओके, रिश्तेदारी में कोई है सिंपल कुछ कि ये नशेड़ी हो गया, इतना मात्र कह देने से हमारी जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो गई, हमें विचार करना होगा कि नशेड़ी हो गया तो बड़े कारण हैं, एक तरफ एफर्ट्स हमें भी करने होंगे, नहीं तो फिर डंडे भी तो हैं, परसुएसिव मेजर्स के साथ साथ कोएर्सिव मेजर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार रिहेबिलिटेशन सेंटर में रख के परसुएड ही करती रहती है उनको, अब किसी को चस्का ही लगा है पैसे कमाने का, फिर उसके लिए दूसरा इलाज भी है, ठिकाने दूसरे भी हैं, है कि नहीं। तो पटे फेमस है पंजाब पुलिस के पूरी दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, मशीनी पटे चलते हैं 1 मिनट में 17। दूसरा है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। देखिए फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ध्यान से समझिए, फैमिली क्या होती है, मैं आपसे पूछता हूँ। फैमिली मेनली इन 3 चीज़ों के साथ चलती है। फर्स्ट एलिमेंट इज यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है एक फैमिली में, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है एक फैमिली में, यूनिटी ऑफ पर्सनल एम्बिशंस होते हैं एक फैमिली में, यही होता है परिवार। परिवार में यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, गुरदास मान कितनी बड़ी बात कह गए, ਜਿਹੜੇ घर ਵਿੱਚ एक दूजे की पुछ तरतीब नहीं, ऐसे घर ਨੂੰ चंगा। बाकी ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, गाने भी सुनिया करो, मैनू मेरे मूँह हर बार घटाना है, जरूरी नहीं आप तो ही कोई पाप नहीं खट्टन दे, सारे मैनू ही घटाउन दे, है कि नहीं। तो ये कहानी है भाई। गुरदास मान भी समय के साथ रेक्टिफाई हुए हैं। पहले वो कहते थे कि पुत्र मिठड़े मेवे रब सब नू देवे, अब वो अगली लाइन में कहते हैं कि ਧੀਆਂ मिठे मेवियाँ वो भी रब से, अब ਧੀਆਂ नू मेवे भी कह दो, वो भी कांड हो जाना कोई ना कोई कि ਧੀਆਂ बारे की कह रहे हैं, वो कोई मेवे है कि नहीं। चलो तो लेकिन अब उन्होंने भी कुछ कुछ गानों की लाइनों में सुधार किया। देखिए परिवार ऐसे ही चलता है। अब इंटरेस्ट यूनिफाइड होते हैं कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप एक परिवार के रूप में रह रहे हैं तो ओवरऑल परिवार की एक एस्पिरेशन है, और वो ये कि हम सबको इस वर्ष में ये अचीव करना है, हमें इस हमें इस पट्टी पर चलना है, और फैमिली के पास जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे ऐसे इस सीक्वेंस में यूज़ होने हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स के 3 बच्चे और 2 पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, 5 लोग हैं आप सपोज़ कीजिए, और मान दादा दादी भी ऐड कर लें तो वो भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है। ओवरऑल पूरी फैमिली एक संयुक्त रूप में चलती है इस विचार के साथ कि इसका एक अमाउंट यूज़ करेंगे इस लेवल की एजुकेशन के लिए, एक अमाउंट यूज़ करेंगे थोड़ा घर का एक्सपेंशन करना है, एक अमाउंट यूज़ करेंगे कि दादाजी का इस टाइम पे जाके घुटने बदलवाने हैं, ये 10 लाख रुपीज़ ऐसे यूज़ करेंगे। अब इसमें हर कोई खड़ा हो जाए कि मैंने बाइक का बोला था ना, मैंने बोला था ना कि मेरे बाहर जाने का कुछ होना चाहिए, वाकई मुझे नहीं पता, और मैंने आपको बोला था ना कि मेरी दुकान खुलवानी, मैंने दुकान खोलनी अपनी। फिर उस घर में रोज़ आपको कुछ आवाज़ें सुनेंगी, वो आवाज़ें बड़ी ख़ास होती हैं, लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं सुननी चाहिए, सबसे बड़ा पाप भी वही है, सबसे बड़ा पाप भी वही है, क्योंकि जब आप वो सुन रहे हैं पहले तो आप ये जुटला रहे हैं आपका एक परिवार नहीं है, और अगर आप ये जुटला रहे हैं आपका परिवार नहीं है फिर तो सही है, पर अगर परिवार है तो ऐसी आवाज़ें आपके घर से भी आती होंगी, ये लाजमी है, क्योंकि परिवार है तो ये लाजमी है, ये ज़रूरी है, आवाज़ें आती हैं, फिर नहीं सुननी चाहिए। कोई सुन भी रहा है तो उसे समझा देना चाहिए कि छड़ परा। बट ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट में यूनिटी नहीं नज़र आती, सब अपना अपना चले हुए हैं, वो परिवार बिखर जाता है। तो फिर ये नौबत आती है ना, पंजाबी में कहते हैं अड्ड हो जो। वो नौबत क्यों आती, कब आती, क्योंकि इंटरेस्ट वेरी करने लगे ना सबके, इसलिए जॉइंट फैमिलियाँ तेज़ी से न्यूक्लियर होती जा रही, क्योंकि इंटरेस्ट वेरी कर रहे हैं, और इंटरेस्ट वेरी हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वेरी हो रहे हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य हो गए, है ना।
कोई किसी तरह से चलना चाहता है, कोई आज भी परिवार के सिद्धांत और मान्यता मर्यादाओं को ज़्यादा बड़ा मान करके चल रहा है, और कोई कह रहा है यार चुप करके वो प्लॉट बेचो, सिद्धांत वो ज़मीन बेचो, क्या माँ ज़मीन माँ, क्या मर्यादा सिद्धांत, चुप करके ज़मीन बेचो, 4 करोड़ मिलना, डाक खाने में डलवाओ, ब्याज आना है, मैं भी टेंशन लेके बूढ़े हो रहे हैं, हम ना एंजॉय करें, हम ना क्लब पब जाएँ। 3 करोड़ रुपये बैंक में जमा कराया हो तो 3.5-4 लाख रुपये महीने का ब्याज आता है। गाड़ी ना लें हम, उसकी किस्तें ना करें, फॉर्च्यूनर की 1 लाख रुपये महीने की किस्त करेंगे, 3 लाख रुपये फिर जेबे में बचा होगा। लेकिन परिवार के बुजुर्ग कहते ना बेटे ऐसी बातें नहीं करनी, ज़मीन हमारी नहीं होती, वो तो रखवाली के लिए होती है, वो तो ईश्वर का दिव्य वरदान है, हमें उसे सहेज के रखना है, अनाज पैदा करना है, बेचनी नहीं, ब्याज नहीं खाने। पर आप नहीं समझ, आप कह रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव अलग है लाइफ, क्या आपके अलग हो सकते हैं? हमारी आइडियोलॉजी अलग है आपके लिए, हमारे प्रिंसिपल अलग। तो फिर माँ बाप परेशान होकर के, डेयरिंग माँ बाप है तो बेदखल कर देते हैं, तो चल निकल यहाँ से, और अगर थोड़े नर्म है तो कहते हैं अपना ले ले हिस्सा, चल निकल यहाँ से। भाई दो हर माँ बाप हिस्सा दे के नहीं निकालते कि खतरनाक है, वो बेदखल भी कर देते होते हैं, फिर बाहर घूम रहे होते हैं हम रिश्तेदारों में, मासियों के पास रोटी खा रहे होते हैं। ऐसे माँ बाप की किसी के होंगे जो बेदखल ही करते, फिर तुमने हद भी बहुत मचाई थी। दूसरे वाले होते हैं जो हिस्सा दे के निकाल देते हैं। ओके, ये बहुत ज़रूरी है एक फैमिली को कलेक्टिव रखने के लिए, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो परिवार परिवार कहलाता है, संयुक्त परिवार। आई बात समझ में? इसलिए परिवार में क्या होने चाहिए? विचार विमर्श। इसलिए परिवारों में क्या होनी चाहिए? बात बहुत ज़रूरी है, बात। फैमिली में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, डिस्कशंस बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, आइडिया फ्लोट करिए फैमिली के सामने, सबके विचार मांगिए, छोटे से बड़े तक, और कोशिश करिए दिन लग जाएं, महीने लग जाएं, पर सबकी सहमति बनाने का प्रयास करिए। इसे कहते हैं कि फैसला कंसेंसस से लीजिए, थोपिए मत। तो किसी भी परिवार का बड़ा व्यक्ति जो कि एक डॉन्टिंग पोजीशन रखता है घर में, जिसकी बात मानी जाती है, अगर वो बिना विचार विमर्श के और सहमति बनाए बिना अपने विचार थोपने लगे, मतलब वही होगा जो ये कहेंगे। 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 5 बार, पर एक भी इनमें से खड़ा हो गया, उसने आवाज़ रेज कर दी, उसी दिन से बगावत हो जाती है उस घर में, बागीपन आ जाता है। ऐसे में रियल लीडरशिप पोजीशन वही होती है घर में जो सबसे ज़्यादा, रियल लीडर घर का जानते हो कौन होता है? अब ये मैं जो कहने जा रहा हूँ आप फील भी करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ही टेंशन में रहता है। क्यों? वो हर किसी को ही समझाने में लगा हुआ है, हर किसी को ही मनाने में लगा हुआ है, वो उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है कहने को वो लीडर है। क्यों? लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, क्योंकि वो परसुएशन में लगा हुआ है ना, कोएर्सिव नहीं है, वो जबरन नहीं मनवाता किसी को, सहमतियाँ बनाता है। सहमति बनाने वाले की हालत ऐसी ही होती है। अगर सही में ऐसे चले तो सरपंच की हालत ऐसी ही होती है, क्योंकि वो सब में सहमति बनाता है। लेकिन आज हम ये करने की बजाय क्या कर रहे हैं? कह दिया तो कह दिया। कौन बन रहे हैं? शिवगामी देवी, मेरा वचन ही है शासन। क्या हुआ? महिष्मति जैसा साम्राज्य डूब गया। किसी ने सोचा था? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देवसेना जहाँ से आई थी, उसका वो जो भाई था, वो कैसे सबके साथ सहमति करके निर्णय लेता था, अपनी बहन देवसेना से, अपनी पत्नी से, सबसे। उसका साम्राज्य छोटा था, कम सेना थी, पर प्रॉस्पेरस ज़्यादा दिखाया गया। आपने पूरी मूवी में एक चीज़ नोटिस नहीं की? महिष्मति बहुत भव्य है, इमारतें बहुत बड़ी है, बट हैप्पीनेस नहीं दिखी। लेकिन उसके भाई का राज्य छोटा है, बट औरतें कितनी फ्री घूम रही थी, लिबर्टी कितनी थी, इक्वलिटी कितनी थी, सब कितने खुश थे, उत्सव कितने मनाते थे वो लोग। वो बताया गया था कि वहाँ लोकतंत्र है। देवसेना उस लोकतंत्र से आई थी, इसलिए शिवगामी देवी को एक्सेप्ट नहीं किया उसने। कहती राज्य बड़ा होगा, सोच छोटी है, चलेगा नहीं। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो फैमिली के लेवल पर ये यूनिटी होनी ज़रूरी है। और ऐसे में जब पर्सनल एम्बिशंस इन यूनिफाइड इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को ओवरकम कर जाएं, घर बिखर जाते हैं। और अब जब आप बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, एक फैमिली में बेरोज़गारी है, 2 लोग बेरोज़गार चल रहे हैं, तीसरा कमा रहा है, चौथा कमा रहा है, तो वो तीसरे चौथे के वाइफ, उसके बच्चे, वो पहले दूसरे के वाइफ और बच्चों को किस दृष्टि से देखेंगे? वो उनको मिलने वाले पैसों के बारे में कैसा विचार रखेंगे? फिल्मों में यही दिखाया गया ना हमेशा। वो भाई कितने खुश रहते थे राजेश खन्ना के साथ स्वर्ग मूवी में, लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना का कामकाज थोड़ा डूबने लगा तो भाइयों ने क्या किया उसके साथ? छोड़ करके अकेले अकेले चले गए। राजेश खन्ना की कोठी भी बिक गई और वो एक झोंपड़ी में जाके रहने लगा। वो तो शुक्र है गोविंदा को फिल्मों में काम मिल गया तो उसने आके बचा लिया। अवतार मूवी में सगा बाप है और उसके 2 बेटे हैं, दोनों जब अवतार डूब रहा था और भाई बेटे कामयाब हो गए, छोड़ के चले गए, अवतार बर्बाद हो गया। वो तो शुक्र है सचिन का, उसके नौकर का, कि खून बेच के औजार ले आया, अवतार फिर मजबूत हो गया।
तो जब बेरोज़गारी आती है ना घर में, जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है ना, वो प्यार खिड़कियों से ऐसे हवा बन के उड़ जाता है। फिर इंटरेस्ट भी सबके अपने अपने हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सबके अपने अपने हो जाते हैं। और ऐसा कई फिल्मों में दिखाया है कि फिर खाने पीने का सामान आता है, फटाफट अपने कमरे में घुस जाते हैं कि हम अपना एंजॉय करेंगे, अपना खाएंगे। शॉपिंग की चीज़ें आती है, फटाफट अलमारी में छुपा ली जाती है कि सबको नहीं दिखानी। गहने बनाए जाते हैं, फटाफट छुपा लिए जाते हैं। फिर वो घर घर नहीं एक पेइंग गेस्ट जैसा सिस्टम हो जाता है। सबके अपने अपने कमरे एक घर हुए होते हैं। मतलब वो फैमिली जॉइंट दिखावा होती है, एक जॉइंट फैमिली में 4 न्यूक्लियर फैमिलियाँ रह रही होती हैं। ऐसे में वो घर विघटन की ओर होता है। तो ऐसे में एक सिचुएशन बहुत देखी होगी, जब हस्बैंड वाइफ एक फैमिली में है, हस्बैंड अगर अनएम्प्लॉयड हो जाए तो आप देखना शुरू कर देंगे कि उन दोनों के बीच में सौहार्द ख़त्म होने लग जाता है। क्योंकि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अर्निंग। हम अगर एक नॉर्मल सोशल सिस्टम देखें हमारी सोसाइटी का तो यही है, और वो अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पा रहा है तो उसकी वाइफ क्या कहेगी? मैं काम पे चली जाती हूँ। वो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, वो काम करने भी लगी, लेकिन आपने अक्सर देखा है समाज में और फिल्मों में, हस्बैंड रोज़ उससे लड़ता है कि तू काम पे क्यों जाती है, मैं कमा नहीं सकता था। जानते हो हस्बैंड क्यों लड़ रहा है? 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो उसकी ईगो हर्ट हो रही है, जैसे वो गलती से सेल्फ रिस्पेक्ट बोल रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट हो रही, ईगो हर्ट हो रही है। अहम भाव टूट रहा है, आत्मसम्मान नहीं। और आत्मसम्मान तो किसी को आत्मसम्मान देने में है ना, आत्मसम्मान तो किसी का आत्मसम्मान बनाए रखने में है ना। तो फिर वो जब काम पे जा रही है तो उसका आत्मसम्मान तो बनेगा ना। तो आपका जो टूट रहा है वो आत्मसम्मान नहीं, ईगो टूट रही है। और दूसरी जो समस्या आ रही है वो ये कि आपका रोल था अर्न करना, जिसकी वजह से आपको मिलती थी अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी अब अगर कोई और अर्न करेगा तो उसके पास चली जाएगी। तो आप भयभीत हैं ये सोच करके कि मेरी अथॉरिटी अजर्व कर ली जाएगी और मैं ये होने नहीं दूंगा। तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि इन द मीन टाइम फिर आपकी अथॉरिटी अजर्व कर ली जाएगी, इसलिए आप रोक रहे हैं तर्क दे करके कि इसका चक्कर है बाहर, ये इसकी सोच ही ऐसी है, ये मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मुझे गलत सिद्ध करना चाहती है। मैं 4 दिन घर पे बैठा हूँ, अभी मैं खाने को नहीं दे रहा हूँ, मैं कमा के नहीं ला सकता, मैं मांग के भी लाया हूँ किसी से, तो मेरी जिम्मेदारी। ये सब डायलॉगबाजी होगी। एक्चुअली में हो क्या गया? फैमिली डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। फैमिली फंक्शन कैसे करती थी? एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके, अपने अपने रोल्स फुलफिल करके, एक कंपैटिबिलिटी थी, सब बिखर गया, परिवार टूट गया। और ऐसे में ये लड़ रहा है कि इसकी वाइफ काम पे क्यों जा रही है। अब सेकंड केस, ये हस्बैंड काम नहीं करता और अपनी औरत पे दबाव बना रहा है कि काम पे जा। कई फिल्मों में ये भी दिखाया जाता है, हस्बैंड बेवड़ा, काम कोई नहीं करता, चौल में रहते हैं, और अपनी औरत पे दबाव बनाता है। वो काम करके जितना रात को कमा के लाती है उसकी साड़ी से खोल के निकाल लेता है, छींट लेता है, उसको धक्का मारता है, बक्से पे जाके उसका सिर लगता है, और फिर वो कोसती है, कहती जितना कमा के लाती हूँ सब दारू में पी लेता है। ऐसे में इनका बेटा जो जवान हो रखा है बट अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा भी, इंग्लिश वर्ड जानता है बट अनएम्प्लॉयड है, अचानक से फिर रेडी लगाया, रेडी पे आकर के गुंडा लोग ने कुछ किया तो ये बन गया रघु दादा, फिल्म वास्तव। और ऐसे में ये आया अपनी माँ को मिलने और पूछ रहा है बाप कैसा? वो कह रही है अभी मेरे को मारता है वो। तो बाप को पकड़ के कह रहा है जितनी दारू पीनी है मैं देगा, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं बोलना। तो क्रिमिनल एक्टिविटी में लग गया संजय दत्त, दैट्स ऑल। 1.5 फुटिया। वो क्या दिखाया गया है? फिल्म का बेस क्या है, स्टोरी लाइन क्या है? वही एम्प्लॉयमेंट है नहीं, किसी तरह से वो सेल्फ एम्प्लॉयड हुए, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उनकी रेडी से किसी ने सामान खा लिया, पैसा नहीं दे रहे गुंडे लोग, वो शराफत से मांग रहा है तो मारना शुरू कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस वाला वहीं सीन में दूर पुलिस वाला खड़ा दिखाया गया है, पर वो डर नहीं रहे किसी से। ऐसे में उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनको मार दिया, गलती से मर गए, लेकिन उसके बाद जिंदा रहने के लिए क्रिमिनल लाइन में आना पड़ा। फिर उसको लगा चस्का कि इतना पावर है इसमें, फिर उसने सुपारी लेनी शुरू की, फिर नेता लोग ने उसका पूरा फ़ायदा लिया। अल्टीमेटली जब नेता के लिए नुकसानदायक बना तो नेताओं को ये बेरोज़गार चाहिए, नेताओं को रघु मांगता, नेताओं को वो कमल नहीं मांगता जो जॉब मांगता, नेताओं को वो रघु मांगता जिसको जॉब नहीं मांगता, खून मांगता। ओके, दैट्स ऑल। ये बिजनेस बन जाता है, फिर पूरा सिस्टम बन जाता है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन अपनी मनी और मसल पावर को किसके माध्यम से यूज़ करेगा, वो कैरियर किसे बनाएगा? इस डिसइंचेंटेड यूथ को वो अपनी मनी, और नेता में कोई मसल पावर तो है नहीं, नेता के पास मनी पावर है, उस मनी पावर को ऐसे फेंकेगा तो रक्त बीज खड़े हो जाएंगे, द मसल पावर। वो रक्त बीज कौन है? एक मारो दूसरा खड़ा हो जाता है, अनएम्प्लॉयड यूथ। आई बात समझ में? तो इन्हें तो फिर सेट करना पड़ेगा, बेचारों को ख़त्म, टिकाना पड़ेगा, रोज़गार देना पड़ेगा, एक लाइन पे लाना पड़ेगा। हाँ, इनमें से भी अगर कोई क्रिमिनल नहीं सुधर रहे हैं तो फिर माँ काली आएगी,
सेट करेगी। ओके, तो ये कहानी, फैमिलियाँ डिसऑर्गेनाइज हो जाए। ये दूसरे जो अपनी औरत के पे दबाव बना रहे हैं कि काम कर काम कर, वो काम पे नहीं जाना चाहती, बच्चे छोटे हैं, वो उनकी केयर करना चाहती है, उसे मार मार के काम पे भेज रहा है। बच्चा बिलकता हुआ है, भूख लगी है पापा भूख लगी, उसे भी उल्टे हाथ से थप्पड़ मार रहा है, वो भी जाके बक्से से लगा। जब माँ आई है तो वो रोता हुआ बिलकता हुआ, माँ ने आते सबसे पहले उसको पकड़ा, सबसे पहले उसको खिलाया। एक अखबार में कुछ चावल बिरयानी लाई थी, फिल्मों में अक्सर अखबार में बिरयानी होती है, वही खिला रही है और वो मुँह से उसके गिर रहा है। फिल्मों में सब है भाई, जो बुक में है वो फिल्मों में है, क्योंकि बुक और फिल्म दोनों क्या है, समाज का दर्पण। बुक और फिल्म दोनों क्या है, समाज का दर्पण। और हम बुक क्यों पढ़ रहे हैं, उसी समाज में जाके सर्व करना। तो फिल्म में देख लो या बुक से, या डॉक्यूमेंट्री देख लो, या जर्नल पढ़ लो, या मैगजीन देख लो, या नॉवल पढ़ लो, बात तो एक ही है। बात तो मैटर गेन करने की है, मैटर गेन कर लिया जहाँ से करना था, किसी की डिबेट सुन लो, दैट्स ऑल। तो इस तरह से ये फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होती हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में वैमनस्य पैदा होता है, भाई भाई के बीच में, और माता पिता और बच्चों के बीच में वैमनस्य पैदा हो जाता है, और परिवार डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव दोनों पिछड़ने लग जाते हैं, और जो इंडिविजुअल एम्बिशंस हैं वो ओवर पावर करने लग जाते हैं यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव को, और इंडिविजुअल एम्बिशन सुप्रीम हो जाते हैं। फिर आप एकला चलो की नीति पे बिलीव करने लग जाते हैं, आप अपना अपना देखने लग जाते हैं, परिवार पीछे छूट जाता है, घर पीछे छूट जाता है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ जाता है, दैट्स ऑल। फिर आप अपना एक नया घर बनाते हैं। जैसे उधर रघु बेरोजगार है, लेकिन उसका भाई जो है वो काम पे लग गया, अच्छी फैमिली, वो शादी किया, अपनी वाइफ को लेके निकल गया, अपनी फैमिली बना ली उसने, इंडिविजुअल, दैट्स ऑल। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सोसाइटी किससे बनती है? सही मायने में देखा जाए तो सोसाइटी आखिर बन किससे रही है? फैमिली से ही बन रही है, इंडिविजुअल से ही बन रही है। इसके अलावा और कहाँ सोसाइटी निकल करके आएगी? तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को ऑथर समझाते हैं कि इट इज़ समवट अ ब्रेकडाउन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब अ प्रोसेस बाय विच सोशल रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर ब्रोकन और डिसॉल्व। मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है, सोशल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन क्या है। देखिए समझिए, सोसाइटी किन से बनी? मेंबरों से। एम मने मेंबर्स, इंडिविजुअल्स भी कह लो, ये मेंबर से मिलके ये सोसाइटी बनी, डन। ये मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं? इंटरेक्शन के लिए कोई रूल रेगुलेशन बने हैं, देयर आर रूल रेगुलेशंस टू फैसिलिटेट द इंटरेक्शंस। ओके, क्या है रूल रेगुलेशन? ध्यान से समझो। एक रूल है कि जो पेरेंट्स हैं वो जो चाइल्ड हैं उसकी स्टडी इंश्योर करेंगे। ये है ना एक रूल, एक नॉर्म हमारी सोसाइटी में। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ये एक है ना जिम्मेदारी माता पिता की कि पढ़ाना लिखाना है बच्चे को। माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं तो कौन पढ़ाएगा? था स्टेट, भारत सरकार पढ़ाएगी, राज्य पढ़ाएगा, पढ़ाएगा कि नहीं? तो ये एक नॉर्म बना हुआ है, एक रूल है कि पढ़ाना पड़े। दूसरा, चाइल्ड का बिहेवियर भी नर्चर करना पड़ेगा। आप जब अपने छोटे से बच्चे को यहाँ पर उठा करके पूजा पाठ करते हो, मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, गिरजाघर जहाँ भी जाते हो, मस्जिद जाते हो, बच्चा क्या सीख रहा है? आपके रीति रिवाज, अच्छा गलत, पाप पुण्य। तो फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह बच्चे का बिहेवियर भी कार्व आउट कर रही है, और फैमिली अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस निभाते हुए बच्चे को एजुकेट भी कर रही है, इवन न्यूट्रिशन भी दे रही है। मतलब भारत सरकार ये जिम्मेदारी परिवार पे डाल रही है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द न्यूट्रिशन, बच्चों को अच्छा भोजन कराओ। सही बात है कि नहीं? तो ये नॉर्म्स फुलफिल कर रही है ना फैमिली, एजुकेशन भी दे रही है आपको, डन। अब सपोज करिए ये एक तरीका है जिसके वजह पेरेंट्स और चाइल्ड समाज में विचर रहे हैं, दे आर एग्जीक्यूटिंग इन द सोसाइटी, डन। अब जब आप बड़े हो जाते हैं तो यही एक नॉर्म भी है ना कि आपको थोड़ी इंडिपेंडेंस देनी है, मिलती है ना इंडिपेंडेंस। एडल्ट हो जाते हैं थोड़े, आप किसे वोट डालना चाहते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है, आप अपनी पढ़ाई चुन सकते हैं, आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। इवन अगर परिवार भी दबाव नहीं बना सकता, कोर्ट आपको आज़ादी देती है इन चीज़ों की। तो ये एक और नॉर्म है, सोसाइटी अब ऐसे डील कर रही है। इसी तरह से आप इंडिपेंडेंट होते हुए भी गली मोहल्ले में, शहर में, गांव में कैसे रहते हैं? जो औरतें हैं उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखते हैं ना गली मोहल्ले की। जैसे ही गलत निगाह डाली तो मोहल्ले वाले फिर क्या करते हैं? टिका देते हैं फिर।